बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट को हम अपनी लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने डेफिनेशंस वाला पोर्शन जिसकी पहली हमारी दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आज हमने 10 से लेकर 20 तक की जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करना है। और अभी तक हम जो है इसके प्रियम्बल पे बात कर चुके हैं, और इसके प्री एलिमिनरी में हमने इसके शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट पे बात की थी। और सेक्शन 2 जो है वो एक्सेप्शन की बात करता था, एरियाज की, जिनको इस रूल इस लैंड रेवेन्यू एक्ट से जो है एक्सेप्शन है। और फिर कुछ टाइप्स ऑफ लैंड जो है जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं। डेफिनेशंस में अभी तक हमने एग्रीकल्चर ईयर को देख लिया है, एरियर्स पे बात कर ली है, असेसमेंट सर्कल क्या होता है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, बाउंड्री मार्क किसे कहते हैं, कमेंसमेंट, डिफॉल्टर, इनकम्बरेंस, और उसके बाद स्टेट। ये इन सारी चीजों को हमने जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश कर ली है। और आज हम होल्डिंग पे बात करेंगे। होल्डिंग मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर्स। होल्डिंग का मतलब यानी वो पीस ऑफ लैंड जो आपका है, और आप उसके अकेले भी मालिक हो सकते हैं, और आपके साथ कोई को शेयरर भी हो सकता है उसका। जैसे हमारे घरों में होता है, हम अपने घर में या अपनी जमीन में हमारे बहन भाई जो है वो उसमें हिस्सेदार होते हैं। Irrigated land means land irrigated by a canal, tubewell, lift, spring, tank or by any other artificial means of irrigation। यानी हम अपनी जमीन पे जो फसल उठा रहे हैं उसको इरिगेशन का तरीकाकार जो है वो आर्टिफिशियल है, यानी हम अब उसके पानी का इंतजाम जो है वो केनाल्स और ट्यूबवेल के जरिए जो है वो करते हैं। तो ये हमारी जमीन जो है वो इरिगेटेड लैंड होगी। अनइरिगेटेड लैंड, इसकी डेफिनेशन लास्ट पे आएगी। तो अनइरिगेटेड लैंड वो होगी जो जिसका इन्हिसार जो है वो नेचुरल जो है उन्हीं एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। यानी बारिश, अगर कुदरती तौर पर अगर किसी जगह पे बारिश होगी तभी जो है फसल उठा सकते हैं, तो वो अनइरिगेटेड लैंड होती है। इरिगेटेड जिसको हम मसनूई तरीके से जो है वो सैराब करके वहां से फसल उठा सकते हैं। 11 में कानून को आ जाता है। कानून को शैल बी डीम टू इंक्लूड ए सुपरवाइजिंग ताबेदार। और कानून को जो होता है ये लीगल असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंस फ्राहम करता है पटवारी को, और ये इसका रैंक जो है तहसीलदार से नीचे होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मींस ए पर्सन अंडर whom a tenant holds land and to whom the tenant is or but for a special contract would be liable to pay rent for that land and shall include a lessee of such person and the predecessor and successor in interest of such person। तो लैंडलॉर्ड जो किसी की जमीन पर जो है वो काम करता है और उस पे फसल उठाता है, और लैंड रेवेन्यू जो है उसको पे करता है, और उसके बदले में जो जिसकी जमीन पे वो फसल उठाता है उसको कुछ अमाउंट जो है एज ए रेंट पे करता है। लैंड ऑनर इंक्लूड्स ए पर्सन टू whom a holding has been transferred or an estate or holding has been let in form under this act for the recovery of an area of land revenue or of a sum recoverable as such an area and any other person who is in possession of an estate or any share or portion thereof in the enjoyment of any part of the profit of an estate but does not include a tenant। अब लैंड ओनर कौन है? लैंड ओनर वो है कि जिसने अपने अगर जो है एरियर्स को पे नहीं किया तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी जमीन को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती है, और उस पे भी हुकूमत जो है वो फिर उसको पाबंद करेगी कि इस जमीन से अगर वो फसल उठाएगा तो पहले इसके एरियर्स जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ हैं और इस जमीन पर के जो बकाया जाते हैं वो पहले अदा करेगा। लैंड रेवेन्यू का मतलब है लैंड रेवेन्यू assessed or assessable under this act or under any other law for the time being in force relating to land revenue and includes any rates imposed on account of increase in the value of land due to irrigation। तो लैंड रेवेन्यू हम उसी वक्त इकट्ठा करेंगे ना जब हमें एक जमीन की जब हम उसकी तशखीस करेंगे, और उसके ऊपर जो है जो भी खर्च अखराजात आते हैं उसको निकाल के जो है वो फिर हम उस जमीन का लैंड रेवेन्यू जो है वो निकालते हैं, यानी लेते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब वही होगा जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में बताया गया है। नेट एसेट्स जो हैं
of an estate or group of estate means the estimated average annual surplus produce of such estate or group of estates remaining after deduction of the ordinary expenses of cultivation are as ascertained or estimated. अब यहाँ पर नेट एसेट्स यानी जब हम लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे तो उस लैंड लॉर्ड ने इस फसल को उठाने के लिए, क्योंकि उसकी जमीन जो है वो इरिगेटेड है, तो उस पे कितना उसका जो है वो खर्च आया है, यानी उसके वाटर रेट्स क्या थे, मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन उसकी क्या थी, उसने किन तरीकों से जो है वो पानी का बंदोबस्त किया है, मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स कैसे उसने किए, यानी कभी जमीन जो है वो अगर दरिया या नहर के किनारे है तो उसमें बड़े बड़े पुश्ते बनाकर जो है वो फसल को सेव किया जाता है। सप्लाई ऑफ सीड के लिए उसका कितना खर्चा आया, सप्लाई ऑफ मेनोर के लिए इन खाद वगैरह के लिए जो है वो उसको क्या करना पड़ा, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, तो उसको जो है वो अपनी ये सारी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के लिए जो है उसको कितने एक्सपेंसेस जो है वो बर्दाश्त करने पड़े हैं। कंसेशन विद रिगार्ड टू फोडर, स्पेशल अबेटमेंट्स मेड फॉर फॉलो और बैड हार्वेस्ट, यानी उसने जो है अगर एक जमीन पर जो है वो हल वगैरह चला लिया लेकिन उसके बाद जो है उस पे जो है वो कल्टीवेशन नहीं हो सकी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेंट उसका क्या रहा, अलाउंस फॉर शॉर्टेज इन कलेक्शन ऑफ रेंट, interest charges payable in respect of advance made in cash free of interest to tenants for the purpose of cultivation. Wages are customary dues paid to the village auxiliaries whose products are labor are utilized for the purpose of cultivation and harvesting. यानी इन सारी चीजों को एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है कंसीडर करेगा असेसमेंट करने से पहले, यानी लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने से पहले उस लैंड लॉर्ड ने वो फसल उठाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एक जो है वो फसल उठाई है अपनी जमीन से, जो है वो उसको उसने 8 लाख की बेची है, तो अब उसका जो लैंड रेवेन्यू होगा वो 8 लाख पर नहीं होगा, बल्कि इन सारी चीजों का हिसाब निकालने के बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बचता है कि 3 लाख तो उसका खर्च आ गया था ना, 8 लाख जो है वो 8 लाख की गंदम बेचने के लिए, तो फिर हम उससे जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो हम 5 लाख पे करेंगे, 8 लाख पे नहीं करेंगे। इस नेट एसेट्स का यही इसमें सारा समझने वाली यही बात है। फिर हमारे पास 17 पे आ जाएगा पटवारी। पटवारी शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड तापेदार एंड स्पेशल और एडिशनल तापेदार। पे क्या होगी, विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन इंक्लूड व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू रेंट, डिलीवर एंड रेंडर with their grammatical variations and cognate expressions prescribed means prescribed by rules made under this act। और उसके बाद रेट एंड सेसेस क्या होंगे, इनका मतलब जो है ये भी 4 तरह से जो है वो इसको समझाने की कोशिश की गई है कि रेट एंड सेसेस मींस रेट्स एंड सेसेस व्हिच आर प्राइमरली पेएबल बाय लैंड ओनर एंड इंक्लूड। अब इसमें क्या होगा, एक लोकल रेट होगा और एक जो है वो एनुअल रेट होगा। Local rate, if any, payable under any law for the time being in force, and any fee similarly leviable from landowners for the use of benefit derived from embankments and works for supply of storage of water for agricultural purposes and for preservation and reclamation of soil and drainage and reclamation of swamps। यानी जमीन की जो है वो उसको हालत को बेहतर करने के लिए और इसमें बेहतरी लाने के लिए जो भी खर्चे वगैरह जो है वो किए गए हैं तो वो लैंड ओनर ने उसको पे करना है। और एनुअल रेट में चार्जेबल ऑन ऑनर ऑफ द लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम ड्रेनेज वर्क्स, अगर वहां पे ड्रेनेज का कोई काम करवाया गया है, फॉर द पब्लिक हेल्थ और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, जमीन की जो है वो बेहतरी के लिए या पब्लिक हेल्थ को कंसीडर करते हुए, आर फॉर द प्रॉपर कल्टीवेशन और इरिगेशन देयर ऑफ, तो वहां पे जो इरिगेशन का निजाम है उसमें बेहतरी लाने के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया गया है, फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स और अदर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर और फ्रॉम इरोजन बाय रिवर, तो इन सारी चीजों के लिए भी लैंड ओनर जो है वो पे करेगा। और विलेज ऑफिसर सेस, अब ये जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं ये नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 5 में जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो विलेज ऑफिसर्स जैसे लंबरदार होते हैं या तापेदार होते हैं, तो या फिर हमारे पटवारी जो है होते हैं, तो वो इन सब से जो है जो हमारी जमीन से जो भी पैदावार होती है उसका जो भी हिस्सा जो है जब गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तो उसके कुछ फीसद जो है वो विलेज ऑफिसर्स को भी मिलता है। और इसके अलावा एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, और इस सिलसिले में अगर कोई भी जो है वो खर्च वगैरह आता है तो ये सारा जो है वो लैंड ओनर ने
पे करना होता है। तो 20 तक हमने अपनी डेफिनेशंस जो है वो इनको देख लिया है, और अभी हम जो है वो जी तो अब हम अगर इसको मेमोराइज करने के लिए अगर एक स्टोरी बनाएं, क्योंकि ये काफी डेफिनेशंस हैं, तो अब हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब अगर हम इसमें देखें तो ये आई और के, इसका हम जो है पहला पहला लेटर ले लेंगे और इसको एक अगर पढ़ेंगे, फिर आगे देखें एल सीरीज जो है वो हमारे पास शुरू होगी। हमारे पास तीन डेफिनेशंस जो हैं, ये चार डेफिनेशंस जो हैं वो एल से स्टार्ट हो रही हैं। लैंड लॉर्ड आएगा, लैंड ओनर आएगा, लैंड रेवेन्यू आएगा और लीगल प्रैक्टिशनर आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास नेट एसेट्स आएंगे, और नेट एसेट्स के बाद जो तीन डेफिनेशन हैं वो पी से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको एक छोटी सी स्टोरी जो है वो हम बना सकते हैं, अगर हमने अपनी डेफिनेशंस को अपने जहन में रखना है, और फिर हम नंबरिंग जो है वो ऑलरेडी हमारे जहन में है। तो इरिगेटेड लैंड से ऑनवर्ड और 20 तक जो है ये हमारी स्टोरी होगी। इनको याद रखने के लिए, जैसे इरिगेटेड लैंड और कानूंगो, इनका हमने पहला पहला लेटर लिया, तो एक हमारा दोस्त होता है जो कि लैंड लॉर्ड होता है, और वो लैंड ऑनर जिससे उसने जो है वो ये जमीन ली होती है काश्तकारी के लिए, वो दोनों मिलकर जो है लैंड रेवेन्यू को असेस करने के लिए एक जो है वो वकील के पास जाते हैं जो लीगल प्रैक्टिशनर होता है। और फिर वो उसको जो है उनसे पूछते हैं कि अब हमारे नेट एसेट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, तो वो बताता है कि ये नेट एसेट्स आपके जो है इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको जो है जाना पड़ेगा पटवारी के पास। तो फिर पटवारी जो है वो आपको पेमेंट मेथड जो है प्रिस्क्राइब कर देगा और आपको रेट्स एंड सेसेस जो है वो बता देगा। तो एक लैंडलॉर्ड लैंड ऑनर के साथ लैंड रेवेन्यू के के सिलसिले में जो है जो लीगल प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है नेट एसेट्स का हिसाब लगवाने, तो वो लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो उनको पटवारी के पास भेज रहा है कि आप ये सारी मालूमात उनको दे दें। तो फिर पटवारी जो है वो आपको पेमेंट मेथड प्रिस्क्राइब कर देगा, आपको रेट्स एंड चार्जेस भी बता देगा। तो इस तरीके से एक से हम याद रख लेंगे, आई से इरिगेटेड लैंड, कानून गो, फिर आ जाएगा हमारे पास लैंड लॉर्ड, फिर लैंड ऑनर, लैंड ऑनर के बाद लैंड रेवेन्यू, फिर आ जाएगा लीगल प्रैक्टिशनर, फिर आ जाएंगे नेट एसेट्स, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पटवारी, पटवारी के बाद आएगा पे के बाद प्रिस्क्राइब, और उसके बाद रेट्स एंड सेसेस। तो इसको इस तरीके से याद करने का मकसद ये है कि हमसे पेपर में जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 के सब सेक्शन 18 में जो है वो क्या चीज डिस्क्राइब है। तो इसलिए हम इन डेफिनेशंस को एज इट इज और इनके नंबर से जो है वो याद करें। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, और अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है वो इसमें हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इन चीज़ों को और इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।